वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सीक्वेंस एंड सीरीज। इस लेक्चर में हम जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। और पिछली बार हमने केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी थी। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जिसमें कि सक्सेसिव डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, राइट। और ये एक पिक्चर है उसी चीज़ को दर्शाने के लिए। और ये हमारी टर्मिनोलॉजी कि जो पहला टर्म है उसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं जो कि कांस्टेंट हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोला जाता है, या हम बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हमें एक एपी दी हुई है जिसका कि फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। हमें बताना है nth टर्म क्या है इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी। ठीक है, तो देखते हैं। जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर मैं T1 बोल दूं तो वो तो ए दिया ही हुआ है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, इट्स T1 प्लस डी, राइट। पहले टर्म में अगर डी जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। सो दिस इज ए प्लस डी। थर्ड टर्म इज T2 प्लस डी। दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो T3 मिलेगा, विच इज ए प्लस 2D, एंड सो ऑन। जो nth टर्म है वो हो जाएगा ए प्लस एन डी, जो कि गलत है। जब पहली बार मैं पढ़ रहा था, ये मुझसे किसी ने पूछा था, कोई पढ़ा रहा था मुझे, तो उसने पूछा कि nth टर्म क्या होगा, तो मैंने भी बोला ए प्लस एन डी, क्योंकि ध्यान तो देते नहीं है। फर्स्ट टर्म में क्या है? ए प्लस 0D। सेकेंड टर्म में क्या है? ए प्लस 1 टाइम्स डी, ना कि ए प्लस 2 टाइम्स डी। थर्ड टर्म में ए प्लस 2 टाइम्स डी, ना कि ए प्लस 3 टाइम्स डी। तो ये यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी आएगा, करेक्ट। तो जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। फर्स्ट टर्म हमें 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 4 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हमें 15th टर्म निकालना है। तो 15th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस 15 माइनस 1 into the common difference, which is 3 plus 14 into 4, which is something जो मुझे नहीं पता। एक छोटा सा रिमार्क कि अगर मेरे पास एक एपी दी हुई है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो जो k प्लस nth टर्म है वो है AK प्लस एन डी, ना कि n माइनस 1D, राइट। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ करके दिख जाएगा। जो लेफ्ट साइड है वो है A1 प्लस के प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो राइट साइड है वो है A1 प्लस के माइनस 1 इंटू डी प्लस एन डी। जो kth टर्म है उसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे जो k प्लस nth टर्म है वो ऐसे लिख दिया। तो ये दोनों क्लियरली बराबर हैं, बेसिक अलजेब्रा। सो दैट्स अ रिमार्क। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो छोटा सा इलस्ट्रेशन पूछा गया है कि इस एपी में, ये एक एपी दी हुई है, बोला नहीं है कि एपी है, पर फर्स्ट टर्म इसका 1 है और जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं वो 2 हैं। तो दिस इज़ एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। कई बार ऐसे ही लिख करके दे दिया होता है कोई भी सीक्वेंस, और हमें ही गैस मारना होता है कि वो क्या है, राइट। अब ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स है विच इज़ एन एपी, कुछ और भी हो सकता था, हमें तो बताया नहीं क्या आगे क्या है, तो ये हमें थोड़ा सा तुक्का मारना पड़ता है। ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए कोई सवाल, स्पेसिफिकली लिखना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली nth टर्म है वगैरह वगैरह। बट एनीवे, तो हमसे पूछा गया है इस एपी में क्या ये नंबर अपीयर करेगा। तो अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस योर सेल्फ। सारे इलस्ट्रेशंस में ये बात है कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, सारे थ्योरम्स में भी ये बात सही है। तो हमसे क्या पूछा गया कि क्या कोई ऐसा n है, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n है सच दैट an इज इक्वल टू 55, वेयर A1 is 1, A2 is 3, राइट।
ये हमको दिया हुआ है कि A1 1 है, ये A2 है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन। हमसे पूछा गया है डज देयर एग्जिस्ट एन n सच दैट an is 55, डज दिस होल्ड, कभी कोई ऐसा n मिलेगा क्या? तो फॉर्मूला लगा देते हैं, an is a1 plus n minus 1 into d, विच मीन्स कि a1 तो 1 है, d है 2, विच इज गिविंग दिस इक्वेशन। तो हमें मिला कि n minus 2n equals 56, I think so. Yeah, 2n is 56, so n is 28. तो जो 28th टर्म है वो 56 है, राइट? तो हम यहाँ पे यही पूछ रहे थे क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n है जिसके लिए इक्वेशन ट्रू होती है, और हाँ ऐसा है। तो यस, इट इज़ देयर इन दिस सीक्वेंस। वैसे भी ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स था क्लियरली, और 55 एक ऑड नंबर है, तो वहाँ से भी इमीडिएटली हमें समझ में आ गया था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन। तो हमारे पास एक एपी दी हुई है जिसमें 8th टर्म इज़ -16, 16th टर्म इज़ -40, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो बस इसको लिख लेंगे जो भी डेटा दिया हुआ है। लेट्स से डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो A8 इज़ A1 प्लस 8 minus 1 into d, जो कि हमें दिया है -16, और A16 इज़ A1 प्लस 16 minus 1 into d, जो कि हमें दिया हुआ है -40। तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, हमें एक वेरिएबल बताना है। A1 को एक वेरिएबल की तरह समझें, D को एक वेरिएबल की तरह समझें, और ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो सॉल्व हो जाएगा। तो एनीवे, तो हमारी पहली इक्वेशन है कि A1 प्लस 7D इज़ -16 एंड A1 प्लस, दूसरी इक्वेशन है A1 प्लस 15D इज़ -40, सब्ट्रैक्ट, तो उससे मिलेगा कि 8D इज़ -40 plus 16, which is something which implies D is this. D अगर -3 है तो A1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, A1 plus 7 into -3 is -16, तो A1 is -16 plus 21, which is 5। ठीक है, बहुत सीधा सा सवाल था। अब है कि एक एपी में जो mth टर्म है वो 1/n दिया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर m के लिए जो nth टर्म है वो एक पर्टिकुलर n के लिए 1/n है, और जो nth टर्म है वो 1/m है। तो ये सवाल थोड़ा सा ठीक से नहीं पूछा है मैंने, इसको मुझे ऐसे पूछना चाहिए था कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, और अब एक एपी ऐसी है जिसमें mth टर्म इज़ 1/n और जो nth टर्म है वो है 1/m। तो जो mnth टर्म है वो बताना है, इनमें से क्या, कोई इनमें से एक चुनना है ऑप्शन। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड इट। तो जो mth टर्म है उसको am अगर बोल दें तो ये हमें दिया है 1/n, विच इम्प्लाइज A1 plus m minus 1 into d, d is the common difference of this AP, ये है 1/n, और हमें दिया हुआ है an is 1/m, तो that means A1 plus n minus 1 into d is 1/m। और mnth टर्म निकालना है, तो अगर हम A1 और d की वैल्यूज़ निकाल लें तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम A1 और D दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। D की वैल्यू निकालने के लिए अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुरंत ये गायब हो जाएगा, तो बाय सब्ट्रैक्शन दिस गिव्स अस कि m minus n times D
इज़ 1/n माइनस 1/m। कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है। सो दैट टेल्स अस कि m माइनस n इंटू d is m minus n upon mn, and therefore d is 1 upon mn. Okay, so what is a1? So thus a1 is, पहली इक्वेशन में देख रहा हूँ, लेबल ही कर देता हूँ इक्वेशंस को। लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2, और ये था 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्शन हुआ था, और ये फर्स्ट इक्वेशन से अब मैं देख रहा हूँ। सो वी गेट this is equal to 1 upon n, therefore a1 is, ये भी 1 upon mn आ गया, राइट? या सो a1 और d दोनों बराबर हैं, तो mnth टर्म क्या होगा? सो द mnth टर्म इज a1 प्लस this thing times d, which is this, which is equal to 1. So option D is correct because ये n और m किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. Very simple. All right. This was the third illustration. अब ये जो illustration है ये थोड़ा सीरीज़ के बारे में है, पर फिर भी इसको मैं इसी लेक्चर में कर रहा हूँ. सीरीज़ को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि जो AP हम सीख रहे हैं उसमें ये यहाँ पर इसको डिस्कस करना उचित है. तो हमारे पास एक AP दी हुई है जिसमें कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो डिफ़िकल्ट लुकिंग समेशन है वो इस सिंपल लुकिंग समेशन के बराबर है. ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से इनकरेज करूँगा कि आप वीडियो पॉज करके इस पर विचार करें. ऑल राइट, तो जो इसमें मेन ऑब्जर्वेशन है वो है रैशनलाइजेशन ट्रिक. सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रैशनलाइजेशन ट्रिक. ये जनरल काम आती है मैथ में. तो कुछ नहीं है, जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म इसका ये है, इस समेशन में जो पहला टर्म है ये इसके बराबर है. हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, कहने का मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेम ही नंबर से, राइट? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कुछ बदला नहीं, वही का वही है, पर जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सुधर जाएगा. दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ये चीज़ आई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? दिस इज अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा. अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में है a2 माइनस a1, राइट? मैं फर्स्ट टर्म को ऐसे ना लिख के थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो उससे एक्सपोजिशन थोड़ा बेटर हो जाएगा. मैं बस 1 और 2 की पोजीशन शिफ्ट कर देता हूँ. कुछ भी बदला नहीं है, जस्ट थोड़ी सहूलियत के लिए किया है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया. पर ये क्या है? इसको मैं कॉमन डिफरेंस, मतलब दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, तो इसको D लिख देता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन D. और ये करके फ़ायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर सब हमारे कंट्रोल में आ गए. डिनोमिनेटर से ही तो दिक्कत होती है चीज़ों को जोड़ने में. यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कॉम्प्लिकेटेड थे, पर ये करके डिनोमिनेटर अभी कांस्टेंट बन गया. ये हर टर्म में हम सेम चीज़ कर सकते हैं. सेकंड टर्म में भी करेंगे तो सेम चीज़ मिलेगी. तो जो सेकंड टर्म है इससे हमें मिलेगा कि ये जो टर्म है √a3 प्लस √a2, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाई D एंड सो ऑन. ये हर टर्म में ये चीज़ चलती जाएगी. तो जो ये समेशन लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन. यहाँ डॉट 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 करके जो समेशन हमें एवेलुएट करना है वो कुछ नहीं है, वो बस इसके बराबर है, √a2 माइनस √a1 डिवाइडेड बाई D प्लस
A3 माइनस रूट A2 डिवाइडेड बाई D। तो ये हमारा समेशन है। पर इसमें एक और फिर थीमेटिक बात कि अगर इन दोनों टर्म्स को देखें तो क्या कुछ कैंसिल्स हो रहा है यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, राइट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज़ को टेलीस्कोपिक सीरीज़ बोलते हैं, जिसमें ये इस तरीके के कैंसिलेशंस होते हैं। ये और अच्छी तरह दिखेगा अगर हम इसे वर्टिकली लिख दें। इसको मैं वर्टिकली सजाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार ये 1/d बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस समेशन इज नथिंग बट 1/d टाइम्स ये है। पर अगर इस चीज़ को वर्टिकली लिखेंगे तो चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाएगी। सो वर्टिकली लिखने पे फर्स्ट टर्म इज दिस, इसमें जोड़ा गया है ये चीज़, फिर उसमें जोड़ा गया है ये, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। केवल ये वाले टर्म्स बचेंगे। अंत में जो बचेगा वो पहले टर्म का लास्ट वाला और लास्ट टर्म का पहले वाला। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है वो किसके बराबर है? वो बराबर है √an माइनस √a1, और डिनोमिनेटर में d तो है ही, राइट। तो ये हमारा आंसर है। पर यहाँ पे हमें कुछ और लिख के दिया हुआ है, तो हमें अब ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। तो फिर से रैशनलाइजेशन ट्रिक, इसको ही रैशनलाइज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पर वही सेम चीज़ की ये जो चीज़ है, दिस इज an माइनस a1, सो वी गेट दिस इज इक्वल टू an माइनस a1। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, हौच पौच नहीं करना चाहता था, पर ठीक है अब हो रहा है। तो यहाँ से दैट थिंग इज इक्वल टू an माइनस a1 divided by d times this number। ये an माइनस a1 कैसे आया? ये वही बात है कि यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो दैट इज अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बट an माइनस a1 क्या है? an माइनस a1 इज n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, क्योंकि an हम जानते हैं क्या है, an इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑल राइट, तो d और d कैंसिल, तो ये मैं हटा देता हूँ, और जो एक्सप्रेशन लाना था वो आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये सर्कुलर सा हो गया, बट कोई बात नहीं। और ये भी एक सीरीज़ से संबंधित ही सवाल है, पर फिर भी मैं इसे यहीं पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास एक एपी दी हुई है, और पर आगे बढ़ने से पहले पिछले सवाल में एक छोटी सी बात। यहाँ पर जब हमने ये किया, ये रैशनलाइजेशन किया, इसमें एक गड़बड़ है। अगर ये सारे नंबर्स बराबर हो गए, अगर a1 a2 a3 ये सब के सब बराबर हो गए, पॉजिटिव हैं, और अगर सबके सब बराबर हो गए तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और हम ज़ीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर ये सबके सब बराबर थे तो ये सिद्ध करना बहुत ही आसान था, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, राइट। तो इन दैट केस जब ये सारे नंबर बराबर हैं तो दिस इज़ क्लियरली ट्रू, राइट। अगर ये बराबर नहीं है तो कोई भी दो बराबर नहीं है, ठीक बात है। इनमें से फिर अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कोई भी दो बराबर नहीं है, या तो सब बराबर है या कोई भी दो बराबर नहीं है। ऐसा एक एपी में है, ये बात बड़ी सीधी सी बात है। किसी भी एपी में या तो सभी नंबर बराबर होंगे या कोई भी दो बराबर नहीं होंगे। ओके, तो उस केस में जब कोई भी दो नंबर बराबर नहीं है
तो हम ये रैशनलाइजेशन ट्रिक कर सकते हैं, तो ये बोलना ज़रूरी था। एनीवे, अब इस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एपी दी हुई है और फिर से ये मानना पड़ेगा कि कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है। सो assume everything is नॉन ज़ीरो। तो इस सीरीज़ के बारे में, इसको सीरीज़ बोलते हैं क्योंकि ये सम किया हुआ है, इस समेशन के बारे में हमें कमेंट करना है। इसका एक कुछ सिंप्लीफाइड आंसर क्या हम दे सकते हैं, और हाँ हम दे सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कैसे। इसमें भी वही टेलीस्कोपिक सम बनेगा जैसा पिछले में बना, पर बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनता है। तो जो इसका फर्स्ट टर्म है उसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू, अगर डी कॉमन डिफरेंस है, और फिर से वही बात, अगर ये सारे के सारे नंबर बराबर हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनमें से कोई भी दो नंबर्स बराबर नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी दो नंबर बराबर हुए तो सभी के सब बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये एक एपी है। ऑलराइट, तो उसके साथ, उस कमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। करना मैं ये चाहता हूँ कि इसको ज़बरदस्ती में एक टेलीस्कोपिक सम बनाना चाहता हूँ, तो न्यूमरेटर में मैंने वो लिख दिया और डिनोमिनेटर में यही का यही है, पर अभी ये बराबर हुए नहीं, तो मुझे डिनोमिनेटर में ये लिखना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गए, ये इक्वालिटी अब आ गई। पर जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, दैट इज़ 1/a1 माइनस 1/a2, और इसको मैं डी लिख दूंगा, 1/d, दिस इज़ 1/d। तो यहाँ पे विचार कर लें ये क्या हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको समझाया, मैं नहीं समझा सकता बहुत ज़्यादा, पर ये एक ट्रिक ही है। और अब ये टेलीस्कोपिक सम बन गया। तो अब क्योंकि अगर मैं दूसरा टर्म देखूंगा वो आ जाएगा इसके बराबर, और एक टर्म और लिख लेते हैं, राइट, एंड सो ऑन। पर इसमें वही, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। केवल फर्स्ट टर्म का पहला हिस्सा बचेगा और लास्ट टर्म का आखिरी हिस्सा, जब ये सबको जोड़ देंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम, पहले टर्म का पहला पार्ट, आखिरी टर्म का आखिरी पार्ट, और दैट मल्टीप्लाइड बाय 1/d। या आई होप दिस इज करेक्ट। ठीक है। ये तो ये अगेन जब हम सीरीज़ डिस्कस करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी रास्ते में, पर अभी के लिए यही है। सो दिस वाज आई थिंक द फोर्थ और फिफ्थ इलस्ट्रेशन, दिस वाज फोर्थ मे बी, दिस इज़ द फिफ्थ इलस्ट्रेशन। और अब लास्ट में जेई एडवांस का एक सवाल। तो हमें दिया हुआ है कि एक ये एपी है L1 L2 L3 अप टू L100 जिसका कि कॉमन डिफरेंस D1 है। एक दूसरी एपी दी हुई है जिसका कि कॉमन डिफरेंस D2 है, और हमें ये दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस यानी द प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड D2 इज़ 10। ये डेटा दिया हुआ है, और हर एक आई जो कि 1 से 100 की रेंज में है, RI वो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ LI है और विड्थ WI, और एरिया उसका AI है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ AI कुछ नहीं हुआ, AI इज़ जस्ट LI टाइम्स WI, राइट। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। और पूछा गया है कि अगर ये डिफरेंस 1000 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। बड़ा ही कॉम्प्यूटेशनल सा सवाल है, पर ठीक है, करते हैं। अगेन यूर इनकरेज टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो क्या करें, A51 माइनस A50, A51 माइनस A50, ये 1000 दिया हुआ है। दिस implies by definition A51 is length into width and A50 is this thing, और L51 को मैं L50 प्लस D लिख देता हूँ, वेयर D is actually D1, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस वो D1 है,
सेकेंड प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है, राइट कुछ नहीं किया है। नाउ दिस गिव्स मी, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो मुझे मिलेगा D1 इंटू W50 प्लस D2 इंटू L50 प्लस D1 D2, ये लेफ्ट साइड है। क्यों? क्योंकि L50 इंटू W50 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, तो ये आ गया। पर D1 D2 का प्रोडक्ट हमें 10 दिया हुआ था, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। So this gives me D1 W50 plus D2 L50 is 990। कुछ एक हॉरिबल सी इक्वेशन है। ऑलराइट, हमको निकालना ये है, देखते हैं। तो A100 माइनस A90 क्या है? A100 माइनस A90, दिस इज L100 टाइम्स W100 माइनस दैट थिंग। हाँ, अब मुझे सब कुछ 50-50 के टर्म्स में पता है, तो इसको मैं उसी टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो L100 इज L50 प्लस समथिंग, सो ऑल आई एम सेइंग इज कि L100 इज L50 प्लस 49 D1, राइट। जो 100th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 49 आएगा कि 50 आएगा, फिर बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। AK plus N is AK plus ND, this is L50 plus 50, that L50 plus 50 D1, 50 आना चाहिए, करेक्ट। और W100 सिमिलरली, तो दिस गिव्स अस, दिस इज इक्वल टू L50 plus 50 D1 W50 plus 50 D2, और सिमिलरली L90 को मैं लिखूंगा L50 प्लस 40 D1, W90 को W50 प्लस 40 D2। ठीक है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे सब कुछ 50 के टर्म्स में पता था, तो मैंने सब कुछ 50 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, बस वही है। और नाउ जस्ट द बेसिक एल्जेब्रा, L50 इंटू W50 यहाँ से आएगा और L50 इंटू W50 यहाँ से आएगा, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो वी डोंट नीड टू नो अबाउट व्हाट इज L50 एंड व्हाट इज W50, वो सब तो हट ही जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, फिर भी वो टर्म लिख देते हैं पूरा कंप्यूट करके, प्लस 50 इंटू D2 L50 प्लस 50 इंटू D1 W50 plus 50 square D1 D2, this minus this thing, ये है। पर जैसा कि अभी हमने बोला, ये तो कैंसिल हो गया, दैट इज गॉन, और जो बची रहेगी सामग्री, दिस इज इक्वल टू, this is equal to 50 minus 40, so that is 10 times D2 W50, sorry, D2 L50 plus 10 times D1 W50 plus 50 square minus 40 square D1 D2, राइट। क्या हुआ? 50 minus 40 बन गया 10, सिमिलरली 50 माइनस 40 बन गया 10, एंड सो ऑन। इस 10 को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है। जस्ट बेसिक अलजेब्रा, इसको ज़्यादा मैं नहीं समझाना चाह रहा। तो नाउ बाय द फर्स्ट इक्वेशन, ये चीज़ मुझे पता है क्या है, दैट इज 990, सो दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स 990 प्लस 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, this is 50 minus 40 into 50 plus 40, so that is 900 I think, और D1 D2 10 दिया हुआ है, right, D1 D2 is 10, this number I think is 900, and this was 990 by the previous calculation, so this is equal to
आई थिंक दिस इज 100. दिस इज इक्वल टू 990 माइनस 9, प्लस है कि माइनस है? प्लस है. माइनस साइन का क्या हुआ? नहीं, वो आ गया, एडजस्ट हो गया. तो दिस इज सम हॉरिबल थिंग, मतलब दिस इज मोर हॉरिबल देन आई थॉट. दिस इज 1890 में एक ज़ीरो. आई थिंक दिस इज, एनीवे कैलकुलेशन भाड़ में गई. मेन आइडिया बस इतना ही है. यहाँ से इसको एवेलुएट करना इजी है क्योंकि ये सारे टर्म्स की हमको वैल्यू पता है. अब यहाँ पे आके मुझसे गलती हो जाती है तो हो जाती है. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.